गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 11 का नई आवाज़ का है ना पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये वन शॉट रिवीजन का, ठीक है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था, उसमें हमने सारा नस्र वाला हिस्सा पढ़ लिया था, ठीक है। वो बहुत लंबा हो गया था, 1 घंटे के करीब का हो गया था, इसलिए हम पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें हम सारा नज़्म वाला हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपके नस्र के चैप्टर थे, जिसमें आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वाला था, मस्जिद का कैदी, हज़ारों साल लंबी रात, मियाँ नसीरुद्दीन, कलकत्ता, खाला ने ख़त लिखवाया, और आपका खद्दर का कफ़न, है ना, सच्ची ज़िंदगी, रूहानी खुशी, इस और रूहानी खामोशी, इसके अलावा मगरूर जूता, है ना, रोबोट आपका नहीं आ रहा था, सैद हवस। फिर उसके बाद आपका दूसरा था अजंता और एलवर का जो गुफ़ाएँ हैं उनके बारे में था, और जामुन का पेड़ था, ठीक है। फिर खाने जो खाना है उनकी फयाज़ी, ये वाला चैप्टर आपका नहीं आ रहा था। तो इस तरह से टोटल आपके 12 चैप्टर्स थे जो हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट रिवीजन कर लिए थे। उसमें क्वेश्चन आंसर्स, उनके राइटर के बारे में समरी वगैरह सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम ये पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके नज़्म वाले चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें इंशा की गज़ल है आपकी, ठीक, गीत है हाफिज़ जलेंद्री का, इसके बाद गज़ल है फ़ानी की, और लास्ट में एक नज़्म है आपकी अली सरदार जाफ़री की। तो टोटल ये आपके तकरीबन 4 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो आज हम उनको पढ़ेंगे, उनकी तशरीह, उनका ख़ुलासा, उनका अगर कोई नज़्म है या गीत है तो उसका मरकज़ी ख़याल क्या है, ये जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो इंशाअल्लाह खान इंशा से शुरू होगा, ठीक है। ये अब आपके कब पैदा हुए हैं, 1756 में। कब इनकी वफ़ात हुई, 1817 में, ठीक है। इनका असल नाम क्या था, सैयद इंशाअल्लाह खान, ठीक है। और ये मीर माशा अल्लाह खान के बेटे थे, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, किसी भी शायर के बारे में आएगा तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कब और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ उनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कुछ किताबें या कोई चीज़ लिखी है तो वो क्या लिखी है। जैसे इनकी बहुत फेमस दास्तान है जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी, ठीक है। तो ये इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इंशाअल्लाह खान इंशा की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। गज़ल जो है वो क्या है, देखिए एक एक शेर को पढ़ेंगे और उसकी तशरीह मैं आपको अपने ज़बान में समझाऊंगी। हालांकि यहाँ लिखी हुई भी है, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने आप से पढ़ भी सकते हैं। देखिए लिखते हैं, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए वाकई जो हैं तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पे दुनिया जो एक फ़ानी है ना, जो एक सिलसिला है कि एक इंसान पैदा होता है और आखिर में वो अपनी ज़िंदगी पूरी करने के बाद मर जाता है। तो ये मरने वाले कॉन्सेप्ट को बताया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना ताम झाम बांधे हुए चलने को तैयार बैठे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमसे आगे जा चुके हैं, यानी हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारी दादी वगैरह जो भी हैं, बड़े हमारे आबा अजदाद, वो मर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, ठीक है। और जो बाकी हैं वो तैयार बैठे हैं, यानी अब हम लोग भी तो इसी उम्मीद में है ना कि भाई मौत तो बरहक है, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है ना। तो हमें अच्छे और नेक काम करने चाहिए। खामखा की जो बहसबाजी, बदतमीज़ियाँ, है ना, ये सोचना कि बस हम ही सब कुछ है, ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, अपना फ्यूचर बढ़िया करना चाहिए और इबादत करनी चाहिए ताकि हम आखिरत में अच्छे से जा सकें, है ना। तो इस पूरी गज़ल को अगर हम देखें तो ये तसलसल गज़ल का ही जा सकती है, क्योंकि इसमें पूरे में यही बात को बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इंसान को अपने आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब अगले वाले पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, ना छेड़ ए निकते बादे बहारी रहा अलग अपनी, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ कि हमें मत छेड़ो, निखते बादे बहारी, यानी कि, और निखत कहते हैं खुशबूदार हवा को, है ना, वो खुशबूदार हवा जो बाहर के मौसम में चलती है, ठीक है। तो उससे कहते हैं, ए भाई खुशबूदार हवा हमें मत छेड़ो। क्यों? क्योंकि हम दोनों क्या है, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। तुझे अटकलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं, यानी तुझे मजाक सूझ रहा है और हम क्या है, हम बहुत ज़्यादा उदास है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये टाइम नहीं है सोचने का कि हम क्या करें क्या नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया फ़ना होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम खुश नहीं हैं, हम इसी हाल में परेशान बैठे हुए हैं कि दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हमने अपनी आखिरत का कोई भी सामान इकट्ठा नहीं किया है, ठीक है। लिखते हैं, ये अपनी चाल है इफ्तिगाई से अब के पहरों तक,
नज़र आया नज़र आया जहाँ पर साया दीवार बैठे हैं। कहने का मतलब है अपनी चाल कैसे बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है ना। अगर हमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी साया नज़र आ जाता है तो वहाँ पे हम पहरों गुजार देते हैं। पहरों गुजार देने का मतलब जैसे 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, है ना, 4 पहर, यानी सुबह अगर बैठ गए तो दोपहर और शाम का पता ही नहीं चला, फिर रात में उठ के वहाँ से जाएंगे। तो अगर ऐसे ही कोई साया, कोई सुकून की जगह हमें मिलती है ना, तो वहाँ पे हम सुकून से जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला यहाँ लिखा हुआ है, कहा सब्र तहम्मुल, आह नंगो नाम क्या शय है, यहाँ रो पीट कर उन सबको हम एक बार बैठे हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि कहते हैं ये दुनिया जो है ना, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। ठीक है, और उन परेशानियों को हमने बहुत ज़्यादा झेला भी है और बर्दाश्त भी किया है। ठीक है, इतना ज़्यादा हमने बर्दाश्त किया है कि अब हमारे अंदर सब्र और तहम्मुल क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है ना। कहते हैं ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन इस ज़िंदगी ने हमें इतनी तकलीफ़ दी है, इतनी तकलीफ़ दी है कि जो सब्र और तहम्मुल है उसकी जो बाँध है ना, जो उसकी लिमिट है वो क्या हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए अब क्या है कि इस दुनिया में अफ़सोस इस बात का है कि दुनिया में इज़्ज़त और शोहरत की कोई हकीकत नहीं, है ना। इंसान जिसको इज़्ज़त की निगाह से देखता है, अगर वो एक गलती भी कर दे ना तो फ़ौरन वो उसकी निगाह से गिर जाता है ना। तो यहाँ पे यही बात है कि आपको इस दुनिया के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको करना है आखिरत के लिए कीजिए। अगले पे आ जाते हैं, तो अगला देखिए यहाँ मिसरा, क्योंकि आपको ना ये एक आध मिसरा ऐसा दिया जा सकता है कि भाई इसकी तशरीह कीजिए, तो आपको याद रखना है कि सियाक़ो सबाक़ के साथ आपको तशरीह करनी है कि भाई ये गज़ल से ली गई है या नज़्म से ली गई है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं तो आपको तशरीह के लिए नहीं दिया जाएगा तो एटलीस्ट आपको एक पैसेज तो दिया ही जाएगा जिसे आपको पढ़ के जवाब देना होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस में शायर क्या बात कर रहा है। अब यहाँ देखिए लिखते हैं, भला गर्दिश फ़लक की चाल देती है किसे इंशा, है ना, यानी किसको चैन मिल रहा है। ठीक है, किसी को चैन नहीं मिलता। गर्दिश फ़लक यानी जो ये आसमान और सूरज और ये सब चीज़ें आपस में जो चक्कर काटते रहते हैं, घूमना, जो पृथ्वी घूम रही है उसे गर्दिश फ़लक कहते हैं। ठीक है, सुबह का शाम का होना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कहते हैं जो ये गर्दिश फ़लक है इसने कभी किसी को चैन नहीं दिया इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं, यानी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम अकेले ही उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमारे साथ दो चार दोस्त और बैठे हैं। तो इस वजह से हमें क्या हो रहा है, दूसरों की परेशानियाँ देखने के बाद अपनी परेशानियाँ कम लग रही हैं, है ना। अगर हम अकेले होते और हमारे ऊपर चाहे थोड़ी ही परेशानी होती, लेकिन हम परेशान हो जाते, क्यों, क्योंकि हमें लगता कि ओहो हमारे ऊपर कितनी परेशानियाँ हैं। लेकिन अब हमारे साथ दो चार लोग और बैठे हैं यहाँ पे, तो उनकी परेशानियों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियाँ कम हैं। अब देखिए यहाँ पे मुश्किल सवाल जवाब में अगर हम देखें तो पहला लिखा है, गज़ल का मतले का मफ़हूम क्या है। तो आपको पता है गज़ल का मतला किसे कहा जाता है, गज़ल का पहला शेर, है ना, जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया होते हैं। तो उसमें शायर क्या कह रहा है, उसमें शायर दुनिया की आखिरत की बात कर रहा है कि इंसान को आखिरत का सफ़र के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना, क्योंकि मौत कभी भी बता के नहीं आती है। इंसान किसी वक्त भी मर जाता है, और आजकल हार्ट अटैक और ये दो चार बीमारियां तो ऐसी स्टार्ट हो गई हैं कि वाकई कुछ नहीं पता चलता कि इंसान कब मर जाए। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल लिखा है, शायर ने निखते आबाद बहारी से क्या कहा है। ठीक है, तो निखते आबाद बहारी यानी कि जो बहार के मौसम की एक सुहानी हवा है, ठंडी ठंडी खुशबूदार जो हवा चल रही है, उससे कहा है कि तू अपना काम कर, है ना, मेरे साथ छेड़छाड़ ना कर। क्यों, क्योंकि तुझे शरारत सूझ रही है और हम यहाँ बेजार बैठे हैं, तेरा और हमारा रास्ता अलग अलग है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ अगला सवाल है, गज़ल के तीसरे शेर की तशरीह कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, हाँ आपको शेर दे के तशरीह ज़रूर पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, चौथे शेर में शायर ने किन चीज़ों के खोने पर रंजो गम का इजहार किया है। तो कौन कौन सी चीज़ें उसकी खो गई हैं, उसकी सब्र व तहम्मुल खो गई है, इज़्ज़त और शोहरत खो गई है ना। क्यों, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करी हैं कि ये सब चीज़ें उसके पास से अब जा चुकी हैं। गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं, शायर का क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हम सब दोस्त जो है आपस में परेशान हैं, है ना, तो एक ही हालात के दो चार लोग बैठे हुए हैं, इसलिए एक दूसरे को देख कर क्या है, हमें सब्र मिल रहा है।
अगले पे चलते हैं। अब आपका जो अगला था ना वो एक नज़्म थी अफ़सर मेरठी की ख़्वाहिशें। तो जो ख़्वाहिशें नज़्म है, ख़्वाहिश वो नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे लो फिर बसंत आई की तरफ। ये आपका गीत है हाफ़िज़ जालंधरी का, ठीक है। तो गीत क्या होता है? गीत एक शायरी की सिन्फ़ है, ठीक है। ये उर्दू में ज़्यादा मकबूल हो गया है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह का कोई मौसम है, कोई त्योहार है, कोई शादी बारात का फंक्शन है, तो उसमें गाँव के लोग आपस में मिल के, है ना, कुछ गाने गाते हैं, कुछ गीत गाते हैं। वो ही गीत क्या कहलाते हैं? लोकगीत कहलाते हैं। उसके अंदर उस चीज़ का, जिस भी टॉपिक पे हम गा रहे हैं, चाहे शादी हो, चाहे आपकी खुशियाँ हों, या जैसे और फंक्शंस होते हैं, बर्थडे का कोई फंक्शन हो गया, तो उसमें ना उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, उसी से ही रिलेटेड हर स्टेज को बयान किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हाफ़िज़ जालंधरी साहब के बारे में मुझे नहीं लगता पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा कि कब और कहाँ पैदा हुए हैं, कौन-कौन सी किताबें लिखी हैं इन्होंने। इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है शाहनामा-ए-इस्लाम, जो 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है, ठीक है। अब हम इसकी इनकी जो गीत है उसका नाम है लो फिर बसंत आए, ठीक है। बसंत आए का मतलब होता है बसंत का मौसम आ गया है, तो उसके ऊपर उन्होंने ये गीत लिखा है। लिखते हैं, लो फिर बसंत आई फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग लबे आबे गंग, बजे जलता रंग, मन में उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई, ठीक है। तो अगर ये ऐसे पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, इसे हम बंद कहते हैं। अगर ये बंद आपको दिया जाएगा तो आपको बता देना है कि ये हाफ़िज़ जालंधरी साहब का है, ठीक है। और इसकी तशरीह अगर करने को कहा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है? कहते हैं लो भाई बसंत फिर से वापस आ गई, क्योंकि भाई हर चीज़ एक साल में एक बार आती है, फिर अगले साल दोबारा आती है। तो कहते हैं देखो बसंत फिर से वापस आ गई है, फूलों पे नए-नए रंग आ गए हैं, क्योंकि बसंत के मौसम में तमाम तरह के फूल, पत्तियाँ सब कुछ बिल्कुल खिल के निकल के आते हैं, है ना। चलो बेदरंग, है ना, हर तरफ चलो, क्या है? लबे आबे गंग, यानी गंगा नदी के किनारे चलो। लबे आब, है ना, पानी के किनारे। कौन से पानी के? गंगा नदी के किनारे। अब क्या है? पानी में भी लहरें आ रही हैं, तो जल तरंग बज रही है, उसकी भी आवाज़ है ना। मन में क्या है? उमंग छाई है, खुशियाँ भर आई हैं और फूलों के ऊपर भी क्या है? रंग ही रंग आ गया है। लो फिर बसंत आई, लड़कों की जंग देख, दौड़ और पतंग आई, ठीक है। अब लड़कों की क्या हो गई? आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि भाई वाह चलो हम लोग पतंगे उड़ाते हैं, बहसबाजी। तो डोर भी आ गई और पतंग भी आ गई। कोई मार खाए यानी कोई उस पतंग से पिट रहा है, तो कोई खिलखिलाए यानी कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुराए कोई सिर्फ मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी की पतंग कट रही है तो कोई दूसरा उसकी पतंग को काट रहा है। देखिए यहाँ लिखा है, तिफली के रंग देख डोर और पतंग आई। अब ये तिफली मतलब बचपन, है ना, बचपन के रंग देख के ही डोर और पतंग आई। लड़कों की जंग देख, है ना, अब लड़कों की भी जंग देख कर क्या है? पतंग आ गई है। आपको पता होगा यूपी के कुछ इलाकों में बसंत के मौसम पर पतंग उड़ाई जाती है ना। बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है पतंगों को उड़ाकर। देखिए क्या लिखा है, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गरम खेज कोई नगमा जेर, सब सुबक और तेज़ फूल फिर हो गया है जिंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। क्या मतलब हुआ? खेतों का चरिंदा, जो जानवर खेतों में चर रहे हैं, है ना, ग्रेजिंग एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, चरने वाले जानवर, ठीक है वो। बागों का हर परिंदा, बागों में कौन मिलेंगे? चिड़िया मिलेंगी, ठीक है। हर कोई क्या है? कोई गर्म खेज है। गर्म खेज मतलब भी होता है बिल्कुल जोश में तैयार होना, है ना। नगमा रेज मतलब भी क्या होता है? गाने गाना, है ना। कोई च्यूं 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 करके गाने गा रहा है, कोई तैयार बैठा है, ठीक है। चाहे कोई सुबह हो चाहे कोई तेज़ हो, सब लोग रेडी बैठे हैं, है ना। हर कोई ज़िंदा हो गया है। एक नई खुशी, एक नया जोश आ जाता है बाहर के मौसम में, ठीक है। यहाँ आपको ये तशरीह भी दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नहीं, कुछ याद नहीं, कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, गोया रहेगी बरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं याद है हमें, है ना। बस इसी तरह से हम लोग खुशी खुश घूम रहे हैं, बामुराद है हम लोग, हमारे दिलों में ख्वाहिशें भरी हुई हैं, है ना। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है। शाद मतलब क्या होता है? खुशियाँ खुशियाँ होना, है ना। क्यों? क्योंकि हर तरफ सरसों फूल गई है, यानी बसंत का मौसम आ गया है। देखिए उर्दू शायरी में अगर हम बात करें ना, तो जो बसंत का मौसम होता है उसे खुशी का प्रतीक माना जाता है,
ठीक है। अब नज़्म का मरकज़ी ख़्याल आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इस नज़्म के ज़रिए शायर ये बताना चाहता है कि बसंत का मौसम बहुत खुशगवार होता है। इस मौसम में इंसान से लेकर चरिंद परिंद सब मस्त होकर इस खुशगवार मौसम का लुत्फ़ लेते हैं। हर तरफ पीले फूल अपनी बहार दिखाते हैं। ये फूलों का निखार का मौसम होता है ना? इसमें हर तरफ फूल ही फूल होते हैं। अब इसमें आपको पहला सवाल दिया गया है, बसंत का बागों और फूलों पर क्या असर पड़ता है? तो हर तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं, बाग खूब शादाब हो जाते हैं, है ना? हर तरफ बागों में चिड़ियों की बोलने की आवाज़ आने लगती है। अगला लिखा है, दरिया के किनारे जल तरंग बजने से क्या मुराद है? तो अब क्या होता है, जब पानी का लेवल हाई हो जाता है तो पानी उछल कूद करने लगता है, और यही पानी का जो उछल कूद होता है, इससे कुछ पानी की आवाज़ आती है ना? इसी को ही जल तरंग कहा जाता है। चरिंद और परिंद बसंत का क्या असर होता है? तो चरिंद और परिंदों पर क्या असर होता है? तो ये लोग भी खूब खुश होते हैं, हर तरफ चहकने लगते हैं, झूमने लगते हैं खुशी से, है ना? उछल कूद कर देते हैं। तो वही बात यहाँ आपको बताई गई है। सरसों के फूलने से शायर की क्या मुराद है? देखिए, सरसों के फूल तभी फूलते हैं जब बहार का मौसम होता है। तो शायर की मुराद ये है कि बहार यानी बसंत का मौसम आ गया है। अब यहाँ पे आपको ग्रामर में लफ्ज़ दिए गए थे, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है, आप कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अब आपकी अगली जो है वो गज़ल है किसकी? फ़ानी बदायूनी की। तो फिर से आप लिख सकते हैं कि फ़ानी बदायूनी कब पैदा हुए, कब मरे, है ना? नाम असली क्या था? शौकत अली, है ना? बदायूं में पैदा हुए थे। ठीक है, इस तरह से ये आप कर लेंगे। इसके बाद इनका इंतकाल कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, कुछ इन्होंने किताबें लिखी हैं जो इनकी गज़लें ही हैं मेन। ठीक है, इनको यासियात का इमाम भी कहा जाता है फ़ानी बदायूनी को। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात कर लें इनके गज़ल की, तो इनकी गज़ल है, दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। यानी मुझे नहीं पता दुनिया महंगी है या सस्ती है, मेरी भला जाने, है ना? मुझे नहीं मालूम दुनिया महंगी है या सस्ती है, लेकिन अगर मौत मुझे फ्री में भी मिलेगी तो मैं मौत नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ज़िंदगी जीना है। ठीक है। इंसान क्या करता है, जब इंसान ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है तो उसे मरने की ख्वाहिश नहीं रहती। ठीक है। अब इस शेर को लिख के आपको पूछ लिया जाएगा, बताओ इसमें कौन सी सनत है? तो इसमें सनत तज़ाद है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको आपकी मौत, है ना, और हस्ती दो चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, यहाँ पे महंगी और सस्ती ये भी क्या है? ये भी आपका अपोजिट वर्ड है ना? मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। मौत और ये हस्ती ये भी आपस में अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखे हैं। ठीक है। जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। यानी हमने आबादियाँ भी देखी हैं, यानी हमने वो जगहें भी देखी हैं जहाँ पे सब तरफ खुशहाली है, और वो जगहें भी देखी हैं जहाँ पे हर तरफ वीरानी है। ठीक है। और लेकिन हमने इन सब चीज़ों को देखा, कंपेयर किया, एनालाइज़ किया, तो हमें ये पता चलता है कि दिल ही एक ऐसी वाहिद बस्ती है जिसको अगर एक बार उजाड़ दिया जाए तो वो दोबारा नहीं बसती, है ना? आप किसी पर भी एक बार अंधा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार आपको धोखा दे दे तो दोबारा आप उस पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। जैसे कि आपके एक दोस्त ने कहा कि ठीक है, एग्ज़ाम में मैं तुम्हें दिखा दूँगा, और रिसेंटली क्या हुआ, उसका माइंड चेंज हो जाता है और जब वो एग्ज़ाम में पहुंचता है वो आपको नहीं दिखाता। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई कितना ही अजीज़ होगा और आपसे कहेगा कि मैं तुम्हें पेपर दिखा दूंगा, आप कभी उस पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना? तो दिल वो निराली बस्ती है, अगर वो एक बार उजड़ जाए तो दोबारा नहीं बसती। ठीक है। अब लिखते हैं, जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले। यानी जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये एक नज़र के बदले ही बिक जाती है। आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। ठीक है। क्या मतलब हुआ कि कोई हमें अगर एक नज़र देखता है और अगर हमें उससे मोहब्बत हो गई, है ना, तो उसके बाद फिर हमें अपनी जान की फ़िक्र नहीं होती। तो कहते हैं कि एक नज़र के बदले जो जान जैसी महंगी शय है वो भी क्या होती है? बिक जाती है ना? आगे मर्ज़ी किसकी है? गाहक की, यानी ख़रीदने वाले की। अब वो चाहे इन दामों से ख़रीदे या फिर फेंक के चला जाए। देखिए क्या लिखा है, जग सूना है तेरे बगैर, आंखों का क्या हाल हुआ,
जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। कहने का मतलब ये है कि तेरे बिना जग सूना है, यानी हमारा कोई अजीज़ चला जाए तो उससे हम ये कहेंगे कि भाई देखो तुम्हारे बिना घर सूना है, जग सूना है, दुनिया सूनी है, ठीक है। लेकिन क्या करें, दुनिया तो तब भी बसती थी और अब भी बस रही है ना। आपकी कोई दोस्त कॉलेज नहीं आए, स्कूल ना आए, तो आपको, और आप इत्तेफाक से चले गए, आपकी प्लानिंग नहीं हो पाई थी कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, डिस्कस नहीं किया था, है ना, आपकी दोस्त ने छुट्टी कर ली और आप चले गए, तो क्या होता है, आपको लगता है कि भाई बड़ा अधूरा अधूरा है, आज हमारा दोस्त नहीं आया, है ना। लेकिन क्या टीचर आपको पढ़ाते नहीं है? क्या टीचर आपको होमवर्क नहीं देते, या आप पढ़ाई नहीं करते, है ना। तो दुनिया तो बसती रहती है, दुनिया तो चलती रहती है, चाहे आपके दोस्त हों या ना हों। लेकिन हाँ, हमारे आपके बिना हमारी दुनिया सूनी हो जाती है, ठीक है। और आँखों का क्या हाल हुआ, मतलब आँखें भी रो रो के क्या हो चुकी हैं, सूज चुकी हैं, है ना। आँखों का भी क्या है, बुरा हाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपकी याद आ रही है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, आंसू थे सो खुश्क हुए यानी सूख गए। जी है कि उमड़ आता है, जी उमड़ आता है यानी रोने का मन करता है, भर आता है जी, है ना। दिल पे घटासी छाती है, खुलती है ना बरसती है। अब क्या है, दिल पे ऐसा मन करता है कि मैं रोऊं, ठीक है, दिल में रोना आता है कि मैं रोऊं, घटासी छाती है, लेकिन क्या है, ना तो मैं रो पाती हूँ, है ना तो खुलती है कि रो लूँ तो खुल जाए, ना ही बरसती है, मतलब ना तो मैं रो पाती हूँ और ना ही वो घटा जा पाती है। क्यों? क्योंकि अभी बोला ना, आंसू जो थे वो सब खुश्क हो गए हैं, हम इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि हमारी आंखों से आंसू सारे सूख चुके हैं, ठीक है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बसती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। क्या मतलब हुआ कि कोई इंसान अपनी एक बात से आपका दिल तोड़ के चला जाता है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो कहते हैं दिल को तोड़ना तो बहुत आसान है ना, लेकिन दिल को बसाना उतना ही मुश्किल है। तो कहते हैं बस्ती बसना खेल नहीं, कोई अगर बहुत बड़ी सी बस्ती है, कोई एरिया है, तो वो बसना आसान काम नहीं होता है, धीरे धीरे बसते बसते बसती है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ जिसको लोग एक सेकंड में तोड़ के चले जाते हैं, है ना, उसको बनाने में बहुत वक्त लगता है। ठीक, आगे देखिए लिखते हैं, फ़ानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। मतलब कि फ़ानी अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, फ़ानी जिसमें आंसू क्या, यानी अगर सिर्फ आंसुओं की बात नहीं है, दिल के खून का भी काल ना था, काल मतलब सूखा, आकाल, ठीक है, काल ना था यानी इतना आंसू था हमारी आंखों में कि पूछो मत। हाय वो आंखें अब पानी की दो बूंदों को तरसती, यानी हम इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि हमारी आंखों से सारे आंसू सूख चुके हैं, अब हमें रोना भी नहीं आता, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको सवाल जवाब दिए हैं, गज़ल के मतले में शायर क्या कहना चाहता है। तो गज़ल के मतले में शायर ने अपनी खुददारी का इजहार करा है, ठीक है। इसी के बाद देखिए अगला लिखा है, शायर ने दिल की बस्ती को निराली बस्ती क्यों कहा है, क्योंकि अगर ये एक बार उजड़ जाती है तो दोबारा ये नहीं बसती। इसके बाद अगला देखिए लिखा है, ऐसी घटा जो खुलती है ना बरसती है, इसका क्या मतलब है, यानी हमारे दिल पे गम के एक कहते हैं काले बादल छाए हुए हैं, है ना, अगर वो बरस जाएं तो ठीक हो जाए, ना तो आंसू निकल रहे हैं, ना तो वो बरस रहे हैं, और ना ही महबूब की याद हमारे दिल से जा रही है। अब देखिए यहाँ अगला सवाल लिखा है, शायर ने ये क्यों कहा है कि बस्ती बसना खेल नहीं। तो आपको पता है कोई भी काम एक मिनट में नहीं होता है ना, तो उसे ना करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो कहते हैं दिल की बस्ती हो या दुनियावी बस्ती हो, कोई भी बस्ती हो, वहाँ पे पहले एक आदमी आके रहेगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह से वो पूरी बस्ती बनेगी, है ना। ऐसे ही अगर हम दिल की बात करें तो दिल में कोई बंदा एकदम ही से नहीं उतर आता है ना। पहले हम उसको देखते हैं, कई बार उसकी शक्ल सूरत अच्छी लगती है, फिर उसकी आदतें, ऐसी इस तरह से धीरे धीरे करके वो इंसान हमें हमारे लायक लगने लगता है। तो इसीलिए कहा है कि बस्ती बसना खेल नहीं है, ये बसते बसते बसती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अमली काम दिया गया है, आप लोग कर लेंगे,
अपोजिट वर्ड ढूंढने थे। इसके बाद अब देखिए आपकी एक नज़्म है अकबर इलाहाबादी की कलजुग, वो आपकी नहीं आ रही है। अब आपका तराना है उर्दू जो है अली सरदार जाफ़री की नज़्म, वो आ रही है। ठीक है, तो उसे पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि नज़्म किसे कहते हैं। तो नज़्म के मायने क्या होते हैं? इंतज़ाम या तरतीब देना। ठीक है, नज़्म शायरी की एक सिन्फ है जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को तसलसल के साथ ले आना। ठीक है, इसमें क्या होता है? मौज़ू होता है ना, है इसके टॉपिक होता है, टाइटल डला हुआ होता है। ठीक है, अब हैत के एतबार से हम बात करें तो नज़्म की 4 किस्में होती है। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें बहर का और काफ़ियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुअर्रा नज़्म उसको कहते हैं, ऐसी नज़्म जिसके मिसरे तो बराबर हों लेकिन उसमें काफ़िया ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िये की पाबंदी की जाती है। ठीक है, और ना ही मिसरे बराबर होते, तो बिल्कुल आज़ाद होती है। नसरी नज़्म कहते हैं जिसमें छोटी बड़ी किसी भी तरह से नसरी सत्रों पर मुश्तमिल होती है। एक लाइन तो इतनी छोटी हो जाएगी, एक पूरी इतनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ना ही इसमें वज़न होता है, ना ही इसमें रदीफ़ काफ़िया होता है। ठीक है, अब अली सरदार जाफ़री के बारे में अगर हम बात करें तो 1913 में पैदा हुए थे और 2000 में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, ये आपके देखिए लिखा हुआ है अली सरदार जाफ़री जो थे बलरामपुर में पैदा हुए थे। ठीक है, और इसके बाद ये इन्होंने पूरी मकबूलियत हासिल करी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। इनके मजमूए देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लहू पुकारता है ना, यहाँ देखिए ये लिखे हुए हैं, नई दुनिया को सलाम, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, 2-4 चीज़ें इसमें से याद कर लीजिएगा। और इन्हें पद्मश्री और इकबाल सम्मान और इसके अलावा ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया था। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इनकी नज़्म जो है तराना उर्दू, उसकी तशरीह। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। यानी हमारी उर्दू कैसी है? प्यारी है ना। सारे नगमे गाने उर्दू ज़बान में ही लिखे जाते हैं। जो सुकून जो एक कहते हैं ना गाने अच्छे लगने वाले गाने थे वो उर्दू ज़बान में ही थे। आजकल तो पता नहीं क्या शोर सा मचा के रखते हैं, है ना। तो क्या है कि उर्दू जो थी वो बहुत खूबसूरत थी क्या है ना, और हम इसे कायम रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ही बारे में उन्होंने कहा है, ये वो ज़बान है, यानी हमारी उर्दू वो ज़बान है कि जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिलती है। ठीक है, अवध की ठंडी हवा के झोंकों में जिसके दिल की कली खिलती है, जो शेर व नगमे के खुल्द व राज़ों में आज कोयल सी कूकती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। उर्दू क्या है? उर्दू हमारी ज़बान है, हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है ना। ये पली बड़ी पैदा भी हिंदुस्तान में ही हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? इसको गंगा जमुना से परवरिश मिलती है, पाकीज़गी मिलती है ना। ठंडी हवाएं अवध से आती हैं, लखनऊ से आती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी प्यारी ज़बान, हमारे नगमों की जान और हसीन दिलकश जवान उर्दू। ठीक है, यहाँ ये आपको तशरीह दी गई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यही बात है, इसमें और कुछ नहीं है। इसी ज़बान में हमारे बचपन ने माँओं ने लोरियाँ सुनी है, यानी हमने क्या करा है, हमारे बचपन में हमारी माँओं ने इसी ज़बान में हमें लोरियाँ सुनाई हैं, इंग्लिश या हिंदी में नहीं सुनाई हैं। ठीक है, जवां होकर इसी ज़बान में कहानियाँ इश्क ने कही हैं। ठीक है, यानी इश्क की कहानियाँ बड़े होकर जो हम सुनते हैं वो सब भी इसी ज़बान में, इसी ज़बान के चमकते हीरो से इल्म की झोलियाँ भरी हैं। जो हमारी मातृ ज़बान है क्या है? वो उर्दू ही है। कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, उर्दू का मतलब ही क्या है? मिली जुली ज़बान। हाँ, हो सकता है हमारी लिपि कुछ और हो, हम ये फ़ारसी लिपि में ना लिखते हों, लेकिन हमारी जो उर्दू है वो वही है ना। नस्ताली लिपि या देवनागरी लिपि इसमें नहीं लिखते, क्योंकि जो बोली जाने वाली ज़बान होती है वो लिखी जाती ही नहीं है ना। आगे चलते हैं तो लिखते हैं, ये हमारी ज़बान जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, ये अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको तशरीह दिखा दी, आप देख लीजिएगा। ये वो ज़बान है, अब देखिए यहाँ लिखते हैं, ये वो ज़बान है कि जिसने जिंदा की तीरगी में दिए जलाए, यानी कि जो कैद खाना है, जिंदा कहते हैं कैद खाने को, जिंदा की जो कैद खाने के जो अंधेरे थे उसमें दिए इसी ने जलाए हैं। ये वो ज़बान है कि जिसके शोलों से जल गए फांसियों के साए। ठीक है, जो फांसियों के साए थे वो भी क्या हो गए? इसी के शोलों से जले हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, फराजदार और रसन से भी हमने सरफरोशी के गीत गाए। ठीक है, इसी ज़बान में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
है ना, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये क्या है, ये उर्दू ही ज़बान तो है, ठीक है। तो जो हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जब, तो उस ज़माने में जितने भी सरफरोशी के गीत थे वो सब हमने इसी ज़बान में गाए। हमारी प्यारी ज़बान, हमारे नगमों की जान, है ना, दिलकश हसीन और जवान उर्दू, ठीक है। तो यहाँ ये इसकी तशरीह है। आगे चलते हैं तो देखिए लिखते हैं, चले हैं गंगो जमन की वादी से हम हवाएं, ठीक है। तो जो हवाएं हैं गंगा और जमुना की वादियों से चलती हैं बहार बनकर, हिमालय से उतरती हैं तरानाए आबशार बनकर, यानी झरना बनकर, ठीक है। गंगा और जमुना से हवाएं चल रही हैं बहार की, हिमालय से आबशार बन के यानी झरना बन के उतर रही हैं, रवां है हिंदुस्तान के रग रग में खून की सुर्ख धार बनकर, ठीक है। यानी हमारी हिंदुस्तान में जो ये उर्दू ज़बान है ये हर किसी की ज़बान पे है, चाहे कोई माने या ना माने, ठीक है। और अगर आप देखें, यकीन ना हो तो आप देख लें, उर्दू के अलावा अगर हम कोई भी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो हमें इतनी अजीब सी लगती है ना, ऐसा लगता है उसमें प्यार ही नहीं है, ऐसा लगता है हम कुछ उसमें गुस्से में आके बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, नज़्म का मरकज़ी ख़्याल अगर हम बताएं तो लिखते हैं, इस नज़्म के ज़रिए शायर ने उर्दू ज़बान की खूबियाँ बयान करते हुए कहा है कि उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू जैसी लताफ़त, दिलकशी और मिठास किसी और ज़बान में नहीं है। ये शेर और नगमे की जान बनकर लोगों के दिल की गहराइयों में उतर जाती है ना। कौन ऐसा इंसान है जिसे शायरी सुनना पसंद ना हो, है ना, कौन ऐसा इंसान है जिसे गाने सुनना पसंद ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए सवाल जवाब है, शायर ने नज़्म के पहले बंद में उर्दू की ज़बान की क्या क्या खूबियाँ बयान की हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी उर्दू ज़बान की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं, ठीक है। लिखा है, इल्म की झोलियों, ये झोलियाँ भरने से क्या मुराद है। इल्म की झोलियाँ भरना यानी हमने इब्तिदाई इल्म जो है वो इसी ज़बान में हासिल किया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिख के, हिंदुस्तान की आज़ादी और इनकलाबी तहरीर में उर्दू ज़बान ने क्या किरदार अदा किया, है ना। तो आपको पता है कि जो हमने नगमे गाए हैं, क़ैद की तारीकियाँ जो अंधेरे हैं उसको भी इसी ने ही दूर किया है ना। फांसी के जो फंदे थे उनके जो साए हैं उन सबको भी इसने ही दूर किया है। इनकलाब, है ना, वतन से मोहब्बत, इसके लिए जितने भी गीत गाए गए हैं वो भी हमने इसी ज़बान में गाए हैं। लिखते हैं, उर्दू हिंदुस्तान की रग रग में फैली हुई है। इस बात से शायर की क्या मुराद है। तो शायर यही कहना चाहता है कि उर्दू ही एक ऐसी ज़बान है जो हिंदुस्तान के हर कोने में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा जो आपकी किताब है नई आवाज़, इसका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है। 2 वीडियो में तकरीबन, यानी 1.5 घंटे हो गए, आधे घंटे की वीडियो ये हो गई है और 1 घंटे के करीब की वीडियो वो थी। तो इस तरह से 1.5 घंटे में हमने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन 2-2 5 मिनट की वीडियो में हम अपलोड कर ही रहे हैं रोज़, और बाकी पहले भी अपलोड हो चुके, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।